तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक बार फिर आज मैं महरौली के जंगल पहुंचा हूं। हालांकि साहित्य आज तक में था, बहुत सारी क्राइम तक फैमिली के वहां मेंबर आए, उनसे मिला भी, लेकिन इस वक्त श्रद्धा केस आपको पता है गरमाया हुआ है। तो अचानक पता चला कि दिल्ली पुलिस की आज बहुत सारी टीम फिर से महरौली के उसी जंगल में उसी जगह पर पहुंची है। मतलब 6 दिन हो गए। इस दौरान में कई बार पुलिस की टीम यहाँ आई, खाली हाथ गई, कुछ चीजें मिली, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते। लेकिन आज पुलिस जिस तादाद में यहाँ पर आई है, और खासतौर पर जंगल के अंदर एक जगह को उन्होंने रोक रखा है, मीडिया वालों को भी इजाजत नहीं है वहां जाने की, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आफताब ने पूछताछ के दौरान कुछ नए खुलासे किए हैं। और यही वजह है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में महरौली के इस जंगल में दिल्ली पुलिस की टीम आई है, और तमाम लोग लैस हैं तमाम उपकरण से, और वो ढूंढ रहे हैं, कुछ जगह पे खुदाई भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ मिलता है। एक साथ यहाँ पे चल रहा है, एक ऑपरेशन चल रहा है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आपको याद होगा कि पुलिस की एक टीम पहले भी पहुंची थी, पॉलीथिन में कुछ सामान उठाया, आज फिर पहुंची है, और बाकायदा वो इक्विपमेंट्स के साथ पहुंचे हैं, कुछ जमीन के अंदर भी ढूंढ रहे हैं। खबर यह है कि शायद गुरुग्राम में वो आरी जिससे लाश के टुकड़े किए गए, वो आफताब ने फेंके थे। तो गुरुग्राम में एक टीम है, एक टीम हिमाचल प्रदेश गई है दिल्ली पुलिस की, एक टीम ऋषिकेश गई हुई है दिल्ली पुलिस की। तो कई टीमें एक साथ अब लग गई हैं। चूंकि दूसरी बार पुलिस हिरासत मिली है 5 दिन की, पहला दिन तो निकल गया, अब पुलिस के पास वक्त कम है, और आफताब लगातार खेल रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। तो पुलिस ने भी अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है ताकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत को हासिल किया जा सके। एक और जानकारी आपको दे दूं कि जो 13 हड्डियां मिलने की बात की गई थी, जो हमने आपको लगातार बताया कि पुलिस को मिली, अब ये साफ हुआ है कि वो जो हड्डियां हैं वो, ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये इतना है कि शायद वो कलाई से लेकर कोहनी तक की कुछ हड्डियां हैं, जांग की हड्डियां हैं, बड़ी मजबूत होती हैं जांग की हड्डियां, तो जांग की हड्डियां हैं, और कलाई से लेकर कोहनी तक की कुछ हड्डियां मिली हैं। खास बात यह है कि पुलिस सोर्सेज का कहना है इन हड्डियों पे कुछ तेज धार हथियार के भी निशान है, यानी उन हड्डियों को काटने या तोड़ने की भी कोशिश की गई थी। तो अब फॉरेंसिक जांच के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी रिपोर्ट आएगी कि वो हड्डियां वाकई इंसान की हैं, तो फिर दूसरा सवाल कि क्या वो श्रद्धा की हैं, तो फिर श्रद्धा की जो पेरेंट्स हैं, जो उनके पिता और भाई के सैंपल लिए गए डीएनए, उसके थ्रू ये बात सामने आ जाएगी। हो सकता है अगले 24-48 घंटे के अंदर फॉरेंसिक की जांच की रिपोर्ट भी आ जाए। तीसरी चीज यह कि पहली बार आफताब का एक वीडियो सामने आया, मतलब सीसीटीवी फुटेज के रूप में, और ये इसी इलाके का है जहां वो रहता था, छतरपुर पहाड़ी में। रात के 2 बजे के बाद का ये सीसीटीवी कैमरे में एक जगह वो रिकॉर्ड हुआ है। कंधे पे बैग लटकाया हुआ है, सन्नाटा है सड़क पर, और ये कोशिश करूंगा, आसिम को बोलूंगा भी इस कहानी में थोड़ा आप ये इस वीडियो को भी देख लीजिए। और ये उसी रास्ते पर चल रहा है जो उस रास्ते पे उसके घर से होते हुए, जहां इस वक्त मैं हूं, महरौली के इस जंगल की तरफ वो रास्ता आता है। तो अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद आज ही दिल्ली पुलिस की महरौली में मौजूदगी ये बता रही है कि शायद कुछ नई जानकारी मिली है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और तलाश जारी है। तो ये तो सारे अपडेट हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये केस पुलिस सुलझा पाएगी। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एकदम हूबहू आफताब और श्रद्धा केस से मिलता जुलता, करीब 11 साल पुराना। उस केस को अगर आप समझ लेंगे तो इस केस को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, इसका अंजाम क्या होगा ये भी आप समझ लेंगे। बात है 29 अक्टूबर 2011 की। दिल्ली में एक कपल रहा करता था, एक परिवार, एक बिजनेस फैमिली। इस फैमिली में थी एक तो महिला निरंजनी पिल्लई। निरंजनी पिल्लई असल में साउथ अफ्रीका की थी, एनआरआई थी। साउथ अफ्रीका में इनके पिता के साड़ियों का बिजनेस है और वो वहीं रहा करती थी। एक सुमित हांडा, पढ़ा लिखा अच्छा इंसान, दिल्ली में एक कंपनी में काम किया करता था, एक ट्रैवल कंपनी में। फिर इसका जाना हुआ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उसी कंपनी में, जिस कंपनी में निरंजनी के पिता मालिक थे, वहां उसने नौकरी कर ली। इसी नौकरी के दौरान निरंजनी और सुमित हांडा में प्यार हो गया। घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था।
लेकिन पता नहीं क्यों सुमित हांडा को यह लगता था कि निरंजनी का किसी और के साथ भी रिश्ता है। वो तो फिर इंडिया आ गया, इंडिया में आकर उसने नौकरी कर ली। निरंजनी साउथ अफ्रीका में थी, फिर उनका एक बेटा हुआ। फिर बाद में 2010 में निरंजनी दिल्ली आ गई अपने पति के पास, यानी सुमित हांडा के पास। अब दोनों साथ रहने लगे। लेकिन निरंजनी के मोबाइल और लैपटॉप से कुछ ऐसी चीजें दिखी सुमित को जिससे लगा कि निरंजनी उसे चीट कर रही है। इसी के बाद उन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद 29 अक्टूबर 2011 की रात को इसी दिल्ली में और इत्तेफाक से इसी इलाके में, जिस इलाके में ये सारी चीजें हुई हैं, पुल प्रहलादपुर, रात को झगड़ा होता है। सुमित हांडा अपनी बीवी का गला घोटकर मार देता है, ठीक वैसे ही जैसे आफताब ने श्रद्धा को मारा। कत्ल करने के बाद अब वो सोचता है कि लाश का क्या करें। वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम में निरंजनी के लाश के टुकड़े करता है, ठीक वैसे ही जैसे आफताब ने श्रद्धा के किए। टुकड़े करने के बाद वो लाश को एक बैग में रखता है। बैग में रखने के बाद अब अपने एक दोस्त को फोन करता है, कहता है मुझे हरियाणा बॉर्डर पे जाना है, मेरी मदद कर दे। उसका दोस्त आ जाता है। दोस्त आता है, वो एक बड़ा सा ब्रीफकेस लेकर अपने दोस्त की गाड़ी के डिक्की में रखता है और गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में बात होती है, दोस्त पूछता है, वो उसकी वाइफ निरंजनी को भी जानता है कि भाभी कहाँ है। तो पहले तो वो कुछ बताता नहीं, फिर अचानक कहता है भाभी यार झगड़ा हो गया और मैंने निरंजनी को मार डाला। ये सुनकर उसका दोस्त को लगता है पहले कि मजाक कर रहा है, बट वो कहता है सच कह रहा हूँ। अब इस वक्त सुमित को भी लगा कि एक पार्टनर चाहिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए, तो शायद उसका दोस्त काम आ सकता है। दोस्त ने यकीन नहीं किया। सुमित हांडा ने अपने दोस्त से कहा कि इस वक्त तेरी भाभी जो है इसी कार की डिक्की में बैग में बंद है। अब ये सुनते ही वो घबरा गया, उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी, डिक्की खोला तो देखा बैग। उसने फौरन उस बैग को कहा बाहर निकाल। बाहर निकाला अब सुमित हांडा ने। जैसे ही उसने बैग को बाहर निकाला, वो बेतहाशा तेजी में गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठता उसका दोस्त और गाड़ी चलाकर भाग जाता है उसे छोड़कर, क्योंकि वो इस चीजों में फंसना नहीं चाहता था। अब सुमित हांडा रात को बैग लेकर खड़ा हुआ, क्या करे। अब वो अपने एक दूसरे दोस्त को फोन करता है और दूसरे दोस्त को फोन करके बुलाता है, कहती है ऐसी ऐसी बात है। दूसरा दोस्त गाड़ी लेकर आता है। अब वो उसकी गाड़ी में बैग रखता है और फिर वो चलता रहता है। रास्ते में फिर वही बात होती है। अब वो इस दोस्त को भी भरोसे में लेना चाहता था। उस दोस्त को वो बताता है कि यार झगड़ा हुआ और मेरे हाथ से मेरी वाइफ का कत्ल हो गया, लाश बैग में है, बैग तेरी गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ है। अब वो दोस्त भी ये सुनकर घबरा जाता है। तब तक ये लोग हरियाणा के राई इलाके में पहुंच चुके थे, अभी तक उसे जानकारी नहीं थी। जैसे ही वो राई इलाके में पहुंचे और ये खुलासा हुआ, उसने फौरन अपने दोस्त को गाड़ी से उतारा, बैग बाहर निकाला और गाड़ी लेकर वो भी भाग गया। अब सुमित और उसके पास वो बैग और बैग के अंदर उसकी बीवी। अब वो चला गया। यहां उसने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा और राई के ही जंगल में, ऐसे ही जंगल था, अंदर गया, बैग पे पेट्रोल छिड़का और लाश को आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो लौट आया। अब इधर पूरी रात उसका दूसरा दोस्त बेचैन, क्या करे। फिर उसे लगा कल को मैं फंस सकता हूं क्योंकि मेरी गाड़ी में उसने लाश रखी थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सुमित हांडा है, उसकी वाइफ है निरंजनी पिल्लई, उसने उसका कत्ल किया और उसकी लाश मेरी गाड़ी में लेकर बैठा था। अब उस वक्त के जो एसएचओ थे उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, पर उसने कहा सच कह रहा हूँ, नाम क्या है। अब उस एसएचओ ने अपने सीनियर अफसरों को बताया तो उन्होंने कहा कोई कहानी है, कोई मजाक कर रहा है। बोला नहीं, एक बार चेक तो करना पड़ेगा। अब ये पुलिस की टीम सुमित हांडा के घर पहुंचती है, जाकर पूछती है तुम्हारी वाइफ कहाँ है। वो कहता है मेरी वाइफ साउथ अफ्रीका चली गई। अब पुलिस को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, सच में उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होता है। पुलिस की टीम कहती है कि अच्छा साउथ अफ्रीका में उसके पेरेंट्स से बात कराओ। उसके पेरेंट्स को फोन मिलाया जाता है और कमाल देखिए कि निरंजनी पिल्लई के पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ उनकी बेटी साउथ अफ्रीका आ गई, लेकिन अभी घर नहीं पहुंची, पर उसके दोस्तों ने उसे साउथ अफ्रीका में देख लिया, वो लैंड कर गई है। पुलिस को लगा कि उसका दोस्त मजाक कर रहा था, इसकी बेटी तो ऑलरेडी जो है, जो बाप ही खुद कह रहा है कि साउथ अफ्रीका आ गई है, तो उसका कत्ल कैसे हो सकता है। पुलिस वापस लौट जाती है। बात आई गई हो गई। अब इसी दौरान में ये होता है, इससे जस्ट पहले की रात हो गई थी, सुबह सुबह सुमित हांडा अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है कि मेरी बीवी ने मुझे चाय में कुछ नशीली दवा दी, मैं बेहोश हो गया, घर के सारे जेवर लेके वो अपने लवर के साथ भाग गई। अब ये सारी बातें वो हो रही हैं जब पुलिस पूछताछ करने आई उससे पहले, और जिस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई वो पुलिस स्टेशन दूसरी, जिस दोस्त ने जिस पुलिस स्टेशन में जाके इसकी शिकायत की वो पुलिस स्टेशन दूसरा।
तो ये बात दोनों जगह पहुंची नहीं। अब उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी। इत्तेफाक से थोड़े दिनों के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है और ये उसी की बीवी है। तब इन एसएचओ साहब के कान में बात पड़ी जिनके पास उनका दोस्त आया था, सुमित हांडा का। उन्होंने कहा ये क्या मामला है? उसने तो हमें ये कहा था कि साउथ अफ्रीका पहुंच गया, उसके माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया और ये अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखा रहा, वो भी उसी के अगले तारीख में, जिस तारीख। अब उनके कान खड़े हुए। वो फौरन दोबारा उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को कहा। डिस्ट्रिक्ट एक था, डीसीपी एक ही थे। अब पुलिस की टीम कहती है कि मामला कुछ गड़बड़ है। सुमित हांडा के घर पहुंचती है। सुमित हांडा से अब पूछताछ होती है। सुमित हांडा में अब पुलिस जब पहुंची, कुछ दिन हो गए थे, तो देखती है कि सुमित हांडा के घर में काम चल रहा है। बाकायदा बाथरूम के उसने टाइल्स तक बदल दिए थे सारे नए, क्योंकि लाश के टुकड़े उसने उसी बाथरूम में किए थे, तो सबूत मिटाना था। अब पुलिस को ये सारी बातें आई। सुमित हांडा को गिरफ्तार किया गया, ठीक आफ्ताब की तरह। उसने कहा मेरा झगड़ा हुआ, मेरी बीवी का किसी और के साथ रिलेशन था, गुस्से में मैंने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैंने राई के जंगलों में जाकर टीम घूम रही है। 11 साल पुरानी बात है ये। अब वहां गई तो वहां कुछ ना जलाया हो। पुलिस ने फिर उन मट्टियों के नमूने उठाए गए थे, तो कहीं पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि वाकई राय के उन जंगलों में जो काली मिट्टी थी उसमें कोई राख था जिसमें शायद निरंजनी के कुछ अवशेष हों। बट फॉरेंसिक जांच ने उसको मना कर दिया। अब मुश्किल ये थी कि दो विटनेस हैं, उसके दोनों दोस्त जो उस रात के गवाह थे, जब उस रात बैग में वो अपनी बीवी की लाश को लेकर चल रहा है, लेकिन यहां सबूत कोई नहीं। इकबालिया बयान भी है अब हांडा का, लेकिन इतना काफी नहीं। अब पुलिस ने तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की। हालांकि उस पेट्रोल पंप से भी जाकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से उसकी तस्वीर निकाली जहां से उसने पेट्रोल खरीदा था लाश को जलाने के लिए। जैसे आफ्ताब के भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए। बट इन सब चीजों के अलावा फॉरेंसिक जांच कुछ नहीं मिली, ना ही निरंजनी के लाश का कोई टुकड़ा मिला कभी, न हड्डियां मिली। वक्त बीत रहा था, चार्जशीट दाखिल करनी थी, तो जितना भर जो कुछ मिला इकबालिया बयान के आधार पर, और चूंकि निरंजनी न साउथ अफ्रीका पहुंची न दिल्ली में मिसिंग है, तो इस आधार पर यह पुलिस ने कहा कि उसका कत्ल हो चुका है, लेकिन हम उसके टुकड़ों को या लाश के किसी नमूने को नहीं ढूंढ पाए। अदालत में मामला गया। आज भी यह मामला लोअर कोर्ट में है। 2011 का ये मामला है, लेकिन फिर कोरोना आ गया 2020 में। अब कोरोना में यह था कि जेल में भी कोरोना हो रहा था, दिल्ली की तिहाड़ में बहुत सारे। तो ये हुआ कि उन कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन कैदियों के खिलाफ अभी पुख्ता सबूत नहीं या विचाराधीन है या जो भागेंगे नहीं। तो उनमें एक नाम इस सुमित हांडा का भी था, और सुमित हांडा को जमानत दे दी अदालत ने। 2020 से सुमित हांडा जमानत पर बाहर है। आज की तारीख में भी वो बाहर है और ये केस अब भी निचली अदालत में है। अब जो पूरी कहानी है आपको जो सुनाई, देखिए कितनी सिमिलरिटी है। वहां पे भी लाश के टुकड़े किए, इसने भी बाथरूम में लाश के टुकड़े किए थे, बैग में रखा, लाश को इसने दूर ले जाकर जंगल में फेंका, यहां भी फेंका। यहां अभी तक 7वां दिन है, हालांकि अभी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन 7 दिन में इतने पुख्ते सबूत अभी तक दावे से दिल्ली पुलिस कह नहीं रही है। वहां 11 साल में कोई सबूत नहीं मिला। तो वहां पे अभी तक यह है कि निरंजनी वाकई उसका कत्ल हो चुका है कानून के पन्नों में, क्योंकि सबूत कोई नहीं है उसकी लाश के, या नहीं। और शायद यही वजह है कि उसको जमानत भी मिल गई। अगर कोई सबूत होता तो शायद जमानत नहीं मिलती। तो 2011 का ये केस आज भी अदालत में लंबित है। इसी अगले मंडे को, नेक्स्ट अभी जो आएगा परसों, इस केस की हियरिंग है, जिसमें सुमित हांडा इकलौता जो आरोपी है वो जमानत पर है। तो इसकी अब सुनवाई है, लेकिन 11 साल हो गए, अभी निचली अदालत का फैसला नहीं आया। लेकिन कानून के जो जानकार, उनका मानना है कि फिलहाल जो केस है इसमें जो सबूत अब तक हासिल हुए हैं, जो चार्जशीट है, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि सुमित हांडा को सजा हो पाएगी और वो शायद बरी हो जाए। अब सारी कहानी लगभग इस केस से मिलती जुलती है। तो क्या निरंजनी पिल्लई के केस का हश्र श्रद्धा के केस का जो हश्र है वैसा ही होगा, या फिर यहां पर दिल्ली पुलिस ढूंढ पाएगी उन सुरागों को जिससे ये साबित किया जा सके कि श्रद्धा का कत्ल हुआ और ये कत्ल किसी और ने नहीं, आफ्ताब ने किया है। तो अजीब बात है कि दो तरह के बिल्कुल मिलते जुलते केस, दोनों दिल्ली के भी दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के। पुल प्रहलादपुर भी इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसमें
ये महरौली और छतरपुर है। तो दोनों केस की सिमिलरिटी, लेकिन उस केस का हश्र थोड़ा सा डराता है कि कहीं जो उस केस का अंजाम हुआ है वो श्रद्धा के केस का अंजाम वैसा ना हो, और ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि श्रद्धा के लाश के टुकड़ों का कोई ना कोई सबूत जरूर मिलना चाहिए। खून के जो नमूने हैं वो मैच करें ताकि आफताब को घेरा जा सके। लेकिन अजीब बात है, देखिए कि एक ही शहर में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही इलाके में 11 साल के अंदर एक तरह के 2 केस। तो ये थी कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि मैं बताऊंगा। तो फिलहाल चूंकि साहित्य आज तक चल रहा है, डबल जिम्मेदारी है, दोहरी जिम्मेदारी, उधर साहित्य आज तक में भी भागना है, फिर इधर आपको कहानी भी सुनानी है, फिर वारदात भी करना है, फिर आज तक के लिए भी शो करना है। तो वक्त की बहुत मारामारी है। यहाँ से अभी मुझे साहित्य आज तक पहुँचने में करीब करीब 1.5 घंटा लग जाएगा, इस महरौली के जंगल से इंडिया गेट तक। तो फिर वहाँ से ऑफिस पहुँचने में भी करीब 45 मिनट लग जाएगा, और मैं जाता वहाँ रिकॉर्ड करता तो इतना वक्त नहीं मिलता। तो इसीलिए कहानी मैंने आपको कहा किसी जंगल से सुना दूँ। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, बल्कि मंडे को, हो सकता है संडे भी आ जाऊं, किसी नई कहानी के साथ या फिर श्रद्धा के किसी केस के अपडेट के साथ। और बाकी रात 11 बजे वारदात में आप डिटेल में देख सकते हैं। आज रात 8 से 9 बजे आज तक पे भी स्पेशल शो इसी पे है, श्रद्धा पे आप वो भी देख सकते हैं। और जो लोग दिल्ली में हैं, साहित्य आज तक चल रहा है, वहाँ पे भी मेरी मुलाकात होगी कल। साहित्य आज तक में मेरा 5 बजे का सेशन है, आज 1 से 2 था सुरेंद्र मोहन पाठक जी के साथ, जिसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर आए थे। तो कल मैं 5 से 6 के दौरान साहित्य आज तक में वहीं मिलूंगा आपको, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अगर आप लोग आएंगे तो आपसे मुलाकात भी होगी। तो इसी दुआ के साथ अब इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ कल या फिर परसों।